सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट रिप्रेजेंट्स क्या हुआ? बिजनेस एनवायरमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, फैक्टर्स और कंडीशन दैट एक्सर्ट सम डिग्री और इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन टेकन बाय द फर्म। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब कि जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जिससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, वो हमारे लिए एनवायरमेंट की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बिजनेस की सक्सेस पे डिपेंड करती है कि उसका एनवायरमेंट जो है वो कैसा है। देखो समझो, इसको बहुत जनरल लेवल पर रिलेट करोगे ना तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। बचपन से तुम्हारा जो एनवायरमेंट है, कर लो ना पहले, फिर सुन लेना मेरी बात। आवाज आती है ना छोटी छोटी सी, जो वो परेशान करती है, पता है? बता चुका हूं पहले भी तुमको। ठीक है, पता क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता है इतना, और ना ही कोई टीचर ध्यान देता है इतना। ठीक है, लेकिन मतलब हमको लगता है कि उतना फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी इतनी सारी चीजें होती है ना। ठीक है, अभी तुम समझोगे नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तुम्हें समझ में आएगी बाद में। ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ भरोसा करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही। ठीक है, मैं कोई वैसा वाला एजेड व्यक्ति नहीं हूँ जो पर्सनल ऑब्सेशन से पीड़ित है। ठीक है, मैं जो भी चीजें बोलता हूँ वो 100% लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है ना, वो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। क्लियर है? और एक दिक्कत की वजह क्या है कि तुम पे फर्क पड़े ना चीजों का, तो फर्क तो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम जो भी कुछ कर रहे हो अगर उससे जनरल सबका ध्यान अगर इधर उधर है ना, तो मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दो, है ना? चलो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जेनरिक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना? हम लोग इसको रीड कर लेंगे बस, और इसमें से मेन मेन जो जो कुछ कुछ पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, बिजनेस की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? एनवायरमेंट। जैसे बचपन से जो हमारा एनवायरमेंट होता है, बोलते हैं ना कुछ बच्चे बचपन से हमको बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं संगत अच्छी रखो। समझ में रहे क्यों बोलते हैं? ठीक है, अगर अभी तक आप इतने बड़े हो गए कि आपने रियलाइज कर लिया कि हाँ संगत से एक्चुअली में फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो मैंने देखा है, जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो बहुत क्लियरली डिकोड कर पाते हैं कि संगत का असर जो है वो कैसा होता है। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली बात है वो डिफाइन करता है किसी भी बिजनेस को। इसलिए बहुत सारे लोग को अगर बिजनेस या वो सब करना है तो बाहर जाकर के करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिक्कत वाला नहीं रहता है। कुछ कुछ बच्चे बचपन से कुछ भी करना चाहते हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स या वो सब होते हैं, सब बोलते हैं अरे तुम ये कर रहे हो, अरे ऐसा वैसा। तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो सकता है, तो वो बंदा कुछ कर नहीं पाएगा अल्टीमेटली, और सब बोलेंगे कि अरे देखो हमने बोला था कुछ नहीं कर पाओगे। और है ना? लेकिन क्या हो सकता है कि अगर एक ऐसा माहौल है जिसमें कि मोटिवेट किया जा रहा है, तो क्या होगा, हो सकता है वो बहुत बढ़िया कर जाए। ये क्लियर है क्या? ठीक है, टू बी सक्सेसफुल बिजनेस को सिर्फ, है ना, रिकॉग्नाइज नहीं करना है एलिमेंट्स को, पर अडॉप्ट भी करना है और मैनेज टू इन्फ्लुएंस देम। द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर अडॉप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। देखो, आपको ग्रो करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्लूक एंड जॉर्ज, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म which can lead to opportunities, ठीक है ना, for or threats to the firm। मतलब SWOT एनालिसिस सुना है? वो भी है आपको एक्चुअली इसमें। SWOT का मतलब क्या होता है? अबे SWOT गेम ऑफ गेम हम खेलने के कारण क्या? SWOT, अच्छा, तलवार। SWOT का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, आपको पता है, सुना है ये कि नहीं सुना है? नहीं सुना है। ये बिजनेस में ये यूज होता है SWOT बहुत ज्यादा, कि हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन 4 चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसका मतलब
जेनरिक है ना, अगर आपको ग्रो करना है तो आप क्या करोगे, आप किन चीजों में अच्छे हैं और आपकी वीकनेस क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ये आपको लिस्ट बनानी है अपनी। दूसरा कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या है, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से आएगा, एक्सटर्नल। स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरी खुद की अपनी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मुझे कहां से मिलेगा, एनवायरमेंट से। समझ में आ रहा है। तो थ्रेट क्या होता है, देखो कोई भी जो बिजनेस है, जैसे एक नॉर्मल शॉपकीपर है, रिटेलर है, उसके लिए थ्रेट क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दुकानें खुल गई ये थ्रेट है, और ये एनवायरमेंटल थ्रेट है, और बहुत बढ़िया, डिमांड कम हो गई तो आउट ऑफ फैशन हो गया प्रोडक्ट, तो ये थ्रेट है, और ऑनलाइन आ गया बिजनेस तो वो थ्रेट है। समझ में आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, मान लो कि किराना का बिजनेस है तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ये कि आसपास कोई और दुकान नहीं है, वेरी गुड। और वो क्रेडिट पे दे रहा है, बाकी लोग नहीं दे पा, नहीं ये तो मेरा एक्शन हो गया। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी को ऐसे बोलोगे कि यहाँ कोई उधार नहीं देता, अगर मैं दूंगा तो शायद मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा चल सकता है ऐसे। और स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ है, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी आपके पास एनवायरमेंट से है, और आपकी जो अच्छाई है वो क्या है आपका, वो आपकी स्ट्रेंथ है। सर उसको पुराना स्टॉक अगर सस्ते रेट में मिले, जिसको मतलब बेच के ज्यादा प्रॉफिट करना, ये तो सबके लिए अवेलेबल है। स्टॉक को जैसे खरीद रहे हैं नॉर्मल जो रेट का, उसको बहुत पुराना पर एक्सपायरी नहीं और सस्ते रेट में, उसके लिए ठीक है, इसमें बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं। कोई एक सीधा सीधा सा ऐसा सोचो ना जो अपॉर्चुनिटी की तरह हो, जैसे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी तुम लोग आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत है। एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी का मतलब समझो, अपॉर्चुनिटी का मतलब मैंने किराना का काम चालू किया, समझ में आ रहा है, और मेरी दुकान ऐसी जगह पे थी, कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया और बाकी सबकी दुकान बंद हो गई, मेरी ऐसी जगह पे थी जो कि हर व्यक्ति की रीच में थी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रही है बात। अपॉर्चुनिटी समझो कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि अब आपका बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी। अब पॉइंट समझो, अपॉर्चुनिटी बहुत बार आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना कल को, या कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें अपॉर्चुनिटी समझो। तुम्हारे लिए इस कोर्स में अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे अभी आईटी का पूरा काम बढ़ रहा है और पूरी अकाउंटिंग के प्रोफाइल में सारे कौन रखे जा रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया क्या है, अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रही है बात। आसपास के किसी भी देश के पास अपना सीए जैसा कुछ वो नहीं है डिग्री, ये हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, एक देश ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशन बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, थ्रेट। हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, समझ में आ रहा है। स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी अकाउंटिंग अच्छी है, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, स्ट्रेंथ। तुम्हें एनालिटिकल सोचना, काम करना अच्छा लगता है, ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारी क्या है, स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है। वीकनेस क्या है कि भाई मुझे थ्योरी याद नहीं हो पाती, ये क्या है, मेरी वीकनेस। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हर बिजनेस, हर व्यक्ति के लिए स्वॉट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। वीकनेस को इंप्रूव करो, वीकनेस में जो काम करो, स्ट्रेंथ का यूज करो, अपॉर्चुनिटीज को वो करो, और थ्रेट्स जो है उससे बचने का रास्ता खोजो। अरे लेकिन तुम पता होना चाहिए क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारी वीकनेस है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। इसमें ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थ्रेट आपके पास एनवायरमेंट से आए, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से आएगा, एनवायरमेंट। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से आएगा, एनवायरमेंट। तो ग्लूक और जॉर्ज ये मैनेजमेंट के वो सब कहे जाते हैं बड़े। ये देखो एनवायरमेंट देख लो एक बार, ये बिजनेस फर्म है, इसके एनवायरमेंट में कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है और क्रिएटर्स वगैरह। ये क्लियर है क्या, ठीक है ना। अब
The environment includes factors outside the firm which can lead to opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, supplier, competitors and government. ठीक है, तो ये वही एमसीक्यू में इसी तरीके से आता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, अब modern author include both internal and external forces that influences business policies and actions as integral element of business environment. The factors can be internal or external. ठीक है, ये सब जेनरिक है. ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखो सुनो, एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अभी मैंने बोला कि भैया जैसे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो. तो अपन लोग ने कुछ एग्जांपल सोचे. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन लोग देख नहीं पाते. क्यों? बिल्कुल सही. और कोई समझ नहीं पाते ना भाई. देखो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. ठीक है, जैसे स्नैपडील का नाम सुना है आप लोगों ने? स्नैपडील सुना? स्नैपडील कब से है? क्या बात, जियो के टाइम स्नैपडील तुम लोग को पता नहीं, 15 साल से हो गए ऊपर. स्नैपडील फ्लिपकार्ट से पहले से है. समझ आ रही है बात? इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इस बात का मतलब समझो कि स्नैपडील वो काम पहले ही से कर रहा था, ऑनलाइन सेलिंग का और परचेज का. अच्छा, बड़ी कौन सी फर्म है आज के डेट में, स्नैपडील के फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्लिपकार्ट है. इसका मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी. समझ में किसको आई? किसको समझ में नहीं आई? स्नैपडील. और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे. एप्पल ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर दिया था 1999 में. एप्पल इज $1 ट्रिलियन कंपनी. स्टिल ये वाली अपॉर्चुनिटी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. समझ रहे? टाटा ने ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट किया था. खैर उसने तो बाद में ही किया था 2007 के बाद, टाटा क्लिक करके. लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन सेलिंग की साइट्स थी ऑलरेडी. फिर भी सही अपॉर्चुनिटी किसने ग्रैब करी? फ्लिपकार्ट. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एनवायरनमेंट होता है कॉम्प्लेक्स. जो समझ गया वो जीत गया. समझ में आ रही है बात? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होता है. तो पहली बात है कि एनवायरनमेंट होता है कॉम्प्लेक्स. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड at once the factor constituting the given environment. मतलब पॉइंट ये है कि वैसे तो आपको, अच्छा एनवायरनमेंट सब बिजनेस पे फर्क डालता है कि नहीं डालता है? सारे बिजनेस पे फर्क डालता है, लेकिन उसको समझ पाना सबके बस की बात है. अपॉर्चुनिटीज बहुत है एनवायरनमेंट, बट यू हैव टू लुक अराउंड. जोमैटो जो है, जोमैटो क्या करता है? फूड डिलीवरी कर रहा है. अरे सर, ठीक है, कोई बहुत नया इन्वेंशन कर दिया उसने. ये काम आज से 30 साल पहले भी कोई चालू कर सकता था. सोच करके देख, नहीं किया किसी ने. जब जोमैटो ने चालू कर दिया कर दिया. इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी, बट कोई समझ नहीं पाया. ये क्लियर है क्या? एनवायरनमेंट होता है कॉम्प्लेक्स. उसमें इतनी सब चीजें चाहिए, चल रही होती है ना, कि सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगा रहे होते हैं. सब बिजनेस कर रहे होते हैं और सबको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बहुत है एनवायरनमेंट. समझ में आ रहा है? इसमें और ये दिया हुआ है, मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम कंप्यूटर बुक्स ऑब्सलीट. ठीक है, तो कोल्ड वॉर अमंग्स कंट्रीज और चेंजिंग इंटरनेशनल टैक्स लॉज आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू फॉर द बिजनेस. मतलब मोबाइल फोन से एक तो कैमरे का बिजनेस पूरा खत्म हो गया. नॉर्मल कैमरे बनते थे 200, 500, 1000, 1200 वाले, 1500 वाले, वो सब खत्म हो गया उसका मार्केट. क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन में और बहुत बेटर कैमरा आने लग गया. तो कोई भी लोकल कैमरा 500, 200, 1000 वाला कौन खरीदेगा? समझ में आ रही है ये बात? ठीक है,
मोबाइल फोन ने पूरा म्यूजिक सिस्टम को पूरा रिप्लेस कर दिया। नहीं तो वॉकमैन, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, वॉकमैन चलता था पहले, बहुत सीडी प्लेयर ऐसे चलते थे जो आप, मतलब अभी जैसे वो चलते हैं ना कि आप फोन में जॉगिंग करने जा रहे हो या कुछ भी, ईयरफोन्स चल रहे हो, वो ईयरफोन्स वॉकमैन और म्यूजिक सिस्टम के अलग डिवाइसेस आते थे, वो सारा का सारा किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल फोन। आ रहा है समझ में? तो इसकी अपॉर्चुनिटी किसने दी है? सबसे पहले आप ये अगर याद करोगे तो म्यूजिक सिस्टम को मोबाइल में इंटीग्रेट करने वाला सबसे पहला कौन था? आपको समझ में आ रहा है? उसने क्या किया? उसने आईपॉड बनाया और उसके बाद तो फिर सब चीजें एक ही उसमें इंटीग्रेट कर दी, स्मार्टफोन उसने बना दिया। फिर है ना, कोल्ड वॉर है कंट्रीज के बीच में, कहां से कैसे अपॉर्चुनिटी निकल जाए? यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, चाइना में लॉकडाउन लगने लग गया, एक दो फैक्टर्स हुए, पूरी जो वो पेपर होता है ना, शीट ऑफ पेपर, उसकी पूरी सोर्सिंग इंडिया से होने लगती है, गजब ही की डिमांड बढ़ गई। समझ में आ रहा है? जेके पेपर का 105 रुपए शेयर चल रहा था, 450 पहुंच गया। समझ में आ रहा है? 2 रुपए अगर बढ़ता है ना वो शेयर, समझ में आ रहा है, तो पता नहीं 100-200 करोड़ का वैल्यूएशन बढ़ जाता है अगर 1-2 रुपए बढ़ता है तो। और कितना बड़ा? 300। आप इमेजिन करो कंपनी कितने गुना बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? ये होता है। पेपर के रेट अगर तुम देखोगे तो पहले वही जो 1400-1500 की चीज आती थी, समझ में आ रहा है, वो जो है आज के डेट में 2800 रुपए का मिल रहा है। समझ में आ रहा है? पेपर का बंडल और वो सारा कुछ क्लियर है? ठीक है ना, मतलब डबल हो गए। क्यों हुआ? अगर कोई व्यक्ति एनवायरनमेंट को समझ करके ये काम कर लेता पहले से, ठीक है, तो अगर आपको एनवायरनमेंट की समझ है ना, करोड़ों रुपए कमा सकते हो, मतलब करोड़ों, लिटरली करोड़ों। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ी, यूक्रेन से पूरा हमारा सनफ्लावर ऑयल आता था, समझ में आ रहा है? ये बात अगर किसी ने सबसे पहले समझ ली होगी ना, तो ये होगा कि आपको पूरा उसके शेयर्स खरीद लो और क्या। ठीक है? ठीक है, दूसरा कि एनवायरनमेंट की क्या खास बात है कि एनवायरनमेंट होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, लिख लो, लिखते जाओ, ये वाले नोट तुम बुक में भी बना सकते हो। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब तो सिंपल है, डायनामिक का मतलब भी सिंपल है कि भाई हर समय चेंज होता रहता है। क्लियर है? पता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है। जैसे पहले मूवी में क्या होता था, मूवी थिएटर्स होते थे, सिंगल सिंगल मूवीज जो है वो लगती थी। फिर आया कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्स का, कि एक जगह पे जाओ और 3-4 मूवीज लगेगी। समझ में रहे? हॉल थोड़े छोटे हो गए, ठीक है, और मल्टीप्लेक्सेस आ गए। उसके बाद फिर ओटीटी आ गया। मतलब ये कि भाई मूवीज आज के डेट में कहां पर रिलीज हो रही हैं, पूरा बनाओ और अमेजोन को राइट्स बेच दो पूरे के पूरे, या नेटफ्लिक्स को राइट्स बेच दो और वो पूरे के पूरे हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ये जो है चेंज, मगर
देखोगे ध्यान से तो बिल्कुल बहुत अलग लेवल का चेंज। पहले क्या था कि एक नॉर्मल व्यक्ति कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता था, यूट्यूब आया, समझ में आ रहा? और उसके आने के बाद भी कोई व्यक्ति कंटेंट ऐसा क्रिएट नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या हो सकता है, तो पहले यूट्यूब आया, फिर मोबाइल फोन्स में कैमरा आया, समझ में आ रहा है? और पहले यूट्यूब सिर्फ इंटरनेट और वैसे चलता था, फिर मोबाइल फोन में कैमरा, मोबाइल फोन में एप्स, स्मार्टफोन हो गए, तो वो सब कुछ इंटीग्रेट हो गया। तो यूट्यूब अलग लेवल पर बढ़ गया, फिर उसको गूगल ने खरीद लिया। मतलब बहुत एनवायरनमेंट को अगर तुम देखोगे किस लेवल से कहाँ चेंज हो गया, और उसके लिए किसके पास कैसी अपॉर्चुनिटी आ गई, कुछ कह नहीं सकते। जैसे जब कोरोना आया था, तो कई लोग लैपटॉप और आईपैड वगैरह ऐसे बिके थे धड़ल्ले से, पुराने धुराने सब बिक गए थे लोगों के, और अच्छे रेट पे, क्योंकि सबको पढ़ाई वढ़ाई और उन सब के लिए चाहिए। क्या बोल रहे तुम? सैनिटाइजर्स वगैरह की डिमांड सैनिटाइजर वगैरह की डिमांड बढ़ गई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो पूरा डायनामिक है मतलब वर्ल्ड, ठीक है। रोबोटिक्स इज चेंजिंग द वे इंडस्ट्री यूज्ड टू ऑपरेट, है ना? ये सब एग्जांपल है, सब बस रीड कर लो एक बार, है ना? कंट्रीज चेंज। मल्टीफेसिटेड, मल्टीफेसिटेड का मतलब ये है, मल्टीफेसिटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, एक से ज्यादा देखने के तरीके तो पर्सपेक्टिव हो गया, कह सकते हो, रिलेट होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। मल्टीफेसिड अपन बोलते हैं ना किसी को कि कह रहे तुम तो दो बातें करते हो, दो दो मुंहे हो तुम तो, या वैसे दोगला। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? दोगले का मतलब क्या होता है? अबे मतलब मतलब सामने क्या? कुछ और बात कर रहा है, पीछे कुछ और बात कर रहा मतलब तुम भाई दो दो बातें कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति जो फेवर में भी बात कर रहा है, किसी चीज के अगेंस्ट में भी बात कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट दोगला टाइप का होता है। इसका मतलब है। किसी के लिए अच्छा वही चीज, किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी। कोरोना में कितने बिजनेस बर्बाद कर दी, लेकिन कितने बिजनेस आसमान पे पहुंच गए। हॉस्पिटल्स देखो, समझ में आ रहा है? अलग ही लेवल पर ग्रो हो गए। समझ में आ रही है बात? तो मल्टीफेसिटेड, ये क्लियर है ना? तो यहाँ पर परसेप्शन पर, नॉर्मली परसेप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है। कह रहे ये तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ। आ रहा है समझ में? ठीक है। एलसीडी एंड प्लाज्मा टीवी गिविंग वे टू एलईडी, एंड नाउ एलईडी इज गिविंग वे टू 3D टीवी। Atmanirbhar Bharat initiative is a new opportunity for domestic, but it is a challenge for global companies working in India. दो पहलू है ना, समझ में आ रहा है? किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है मल्टीफेसिटेड, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। शॉर्ट में नोट्स बनाते जाना बस, है ना? मल्टीफेसिटेड का मतलब अगर पता है तो फिर कोई बात ही नहीं, नहीं पता तो बस कुछ शब्दों में उसको नोट कर लो कि एनवायरनमेंट जो है वो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। ये लाइन बस रख लो, एनवायरनमेंट किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा होता है, बस। बाकी ये कंटेंट दोबारा रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स बनने पहले बहुत मुश्किल समय हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें एट ए टाइम ऑपरेट करती हैं, किस चीज का क्या इफेक्ट होगा हमको नहीं पता। हम लोग जब एकेडमिकली पढ़ते हैं तो पता क्या पढ़ते हैं? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और सीजन आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, सीजन जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। कितना अच्छा है ना? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो 25 फैक्टर है, एट ए टाइम लगते हैं। हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा एनालाइज भी दो फैक्टर को एट ए टाइम करते हैं कि प्राइस बढ़ी और इनकम कम हो गई तो क्या होगा। और उसमें सोच करके देखो, प्राइस बढ़ी डबल, इनकम, प्राइस बढ़ी और इनकम भी बढ़ गई, पर इनकम हाफ बढ़ी, समझ में आ रहा है? और प्रोडक्ट जो है वो नेसेसिटी से थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ जाने वाला है। हम हर फैक्टर को इंडिविजुअली पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली हर चीज क्या लगती है, एक साथ। हम लोग जब एनालाइज करते हैं ना एकेडमिकली, तो एक एक फैक्टर का आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। और एकेडमिकली इतने लेवल पर कभी नहीं जाते, क्योंकि वो तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो जो लोग
पीएचडी करने में जाते हैं इकोनॉमिक्स में, फिर उनको क्या होता है, उन सारी चीजों का एनालिसिस ढूंढना होता है। तुमने, जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ा होगा अभी 12th में, तुम लोगों ने मैक्रो और वो सब पढ़ा होगा कि भाई 2 फैक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है ना, हाउस होल्ड। तो हमने सबके इफेक्ट तो देख लिए, और इतना जानना जरूरी है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन तुमको कभी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन के करीब भी नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि भैया वो तो अजम्पशन ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस है और वो फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? इनकम से डराइव नहीं होता क्या? सोच करके देखो, प्रैक्टिकली भैया पूरे देश का इकोनॉमिक्स बता रहे हैं, 10 ठो अजम्पशन लेकर के 2 चीजें चेंज करके बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो 10 में से 2 या 3 भी और खोल देना हम अजम्पशन, तो फिर ये इकोनॉमिक्स पता चलेगी आपको कि क्या है। समझ में आ रहा है? तो खैर, और क्या बातें हैं एनवायरनमेंट की? एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कैसा रहता है? फार रीचिंग। फार रीचिंग मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी जो चेंज आता है ना, उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत लंबे समय तक होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एनवायरनमेंट चेंज का इफेक्ट कैसा होता है? लॉन्ग टर्म। एनवायरनमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया था ना कि विप्रो है, क्या बनाती थी पहले? सनफ्लावर ऑयल। और अभी काय में है? आईटी में। कोई एक ऐसा मोमेंट आया होगा जिसमें कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा और इनको लगा होगा कि भाई आईटी बिजनेस अच्छा है, आज तक चल रहे हैं, और अब कितना लॉन्ग टर्म हो गया। तो विप्रो को आईटी के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है ना? एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आदित्य बिरला ग्रुप हैज मूव्ड फ्रॉम टेक्सटाइल टू सीमेंट टू रिटेल एंड टू फाइनेंशियल सर्विस। देख रहे हो? और उसके बाद फिर टेलीकॉम, ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है? कहाँ से चालू किया? टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल से सीमेंट में पहुंच गए, सीमेंट से मोबाइल फोन बनाने लग गए। आ रहा है क्या? तो शुरू से ही उसी में था। किसमें? सीमेंट। शुरू से ही नहीं, शुरू से तो सब टेक्सटाइल में थे। इंडिया में सारे लोग टेक्सटाइल में ही रहे हैं शुरू से, क्योंकि अंग्रेजों ने वैसे ही किया था ना। ठीक है? कपड़े वपड़े का जो बिजनेस होता है ना, वो टेक्सटाइल होता है। ठीक है? क्लियर है ना? अब ठीक है, एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से मिलते हैं आपको? एनवायरनमेंट से। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है ना, मतलब कानून चेंज हो गया, वांट ऑफ कंज्यूमर चेंज हो गई, सोशल बिहेवियर चेंज हो गया। भाई हर बिजनेस जो है वो वल्नरेबल रहता है, कभी भी कोई बिजनेस एकदम से फ्लरिश कर गया और कभी भी एकदम से कोई डाउनवर्ड चला गया, क्या पता इतना चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में। क्लियर है? फिर एनवायरनमेंट और क्या करता है? एनवायरनमेंट जो है वो ग्रोथ के लिए डायरेक्शन देता है। एनवायरनमेंट से हमको ये पता लगता है कि भाई कहाँ क्या चेंज, चीजें जो है वो चेंज हो रही। अच्छा, यहाँ पर ना कितने लोगों के घरों में बिजनेसेस हैं? ऐसे पूरा आप बताओ ना। ठीक है, तो सबको बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, सबको। क्लियर है? ये सारा कुछ जो हमको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, यह बेस से स्टार्ट हो रहा है। एक बिजनेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है हमारे पास, इन एंड आउट कंप्लीट नॉलेज। मतलब ये कि तुम किसी के भी बिजनेस को सजेस्ट कर सकते हो, किसी भी बिजनेस को कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेकर के मेरे पास आते रहते हैं। आ रहा है समझ? ठीक है, मतलब प्रॉपर कि भैया टाइम दे दो पहले। समझ में आ रहा है? एक फ्रेंड ने 2.5 हफ्ते से मेरे से टाइम मांग रहा है। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को याद आया। ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ जो भी वो अपने बिजनेस में करते हैं ना, ठीक है, तो उनको चाहिए होता है कि भैया किसी से सजेशन जो है वो मिल जाए। आ रहा है क्या समझ में? खैर, गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ, मतलब एनवायरनमेंट में क्या मिलता है आपको? एनवायरनमेंट जो चीजें चेंज हो रही है उसको जो समझ पाता है, उससे आपको क्या मिलता है? डायरेक्शन, कि किस तरफ ग्रोथ जो है वो हो रही है, क्या चीज करना जो है वो सही है। ये सारी चीजें क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट की है ना। आप कभी भी बिजनेस करने वाले हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट को तो समझ करके चलना ही पड़ेगा। अगर आपको एनवायरनमेंट की समझ नहीं है तो सडनली आपका बिजनेस हो सकता है कि दिक्कत में आ जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई थ्रेट आकर के आपको निपटाते। अपॉर्चुनिटीज खुद से एक्सप्लॉइट नहीं होंगी, बहुत रेयर होता है ऐसा कि सडनली तुम्हारा बिजनेस एकदम से बढ़ गया। अपॉर्चुनिटीज तुमको खुद से
एक्सप्लॉइट करनी पड़ती, ठीक है ना, क्लियर है। डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ, द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट enables the business to identify the areas for growth and expansion of their activities। क्या मतलब, एनवायरनमेंट से जो भी बिजनेस का इंटरेक्शन होता है उससे पता चलता है कि कहाँ ग्रोथ है, कहाँ क्या है। कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज, ठीक है। एनवायरनमेंट के कारण ही क्या होता है, एवर चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो पढ़ के गए उसी उसी पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा सिर्फ साइंस वालों के साथ होता है नॉर्मल, अनटिल अनलेस कुछ इन्वेंशन या वो ना हो पाए, ठीक है। मतलब ये जो कुर्सी टेबल है ये जैसे बनता था वैसे ही बन रहा है 10 साल से 15 साल से, समझ में आ रहा है। लेकिन बिजनेस का सेल्स या मार्केटिंग या वो जो सारा कुछ है वो हर 2-3 साल में क्या होता है, कंप्लीटली चेंज ही हो जाता है एकदम, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। क्योंकि भाई बिजनेस वर्ल्ड जो है ना बहुत खतरनाक तरीके से वो चेंज होता रहता है, क्लियर है क्या, है ना, अलग लेवल पर इवॉल्व होता रहता है। इमेज बिल्डिंग, ठीक है। Environmental understanding helps the business organization to improve their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate। इमेज बिल्डिंग के लिए एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कि आपका एनवायरनमेंट आपके बारे में कैसे सोचेगा तब जाकर के आपके बिजनेस में जो भी है ग्रोथ होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर मेनी कंपनी हैव सेट अप कैप्टिव पावर प्लांट। मतलब सबको पता है ना कि भैया कभी भी बिजली चली जाती है, कुछ भी ऐसा, तो कंपनीज ने अपने पावर प्लांट बना लिए। मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री डालता है तो क्या करना पड़ता था, या अभी भी जो खुद के पावर प्लांट नहीं डालते उनको क्या करना पड़ता है, उनको अलग से एमपीबी से बात करनी पड़ती है, फिर पैसे इसे देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर वो वहां पर पूरे अपने ट्रांसफार्मर और पूरा एरिया लगा करके उनको बिजली सप्लाई देते हैं। लेकिन अगर पावर कम है तो फिर क्या होगा, एमपीबी काट देगा वो सप्लाई, क्लियर है। तो कंपनीज किसी किसी को तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। आपको पता है जो टेक्सटाइल की बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं वो 24 आवर्स रनिंग होती है, क्योंकि अगर वो रुकी और वो गई, ऐसे समझ लो उनका जो मटेरियल रहता है ना वो ग्लू टाइप का रहता है, ठीक है। जो अगर चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, पर अगर रुका तो सारा जम जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी मशीन खत्म हो जाएगी, मतलब क्लियर है, ठीक है। चलो फिर मीटिंग कंपटीशन। तो देखो ये जो है ना ये वाले पॉइंट्स, ये आपको इन जनरल साइड हेडिंग्स जो है वो पता होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट का क्या क्या यूज होता है। ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अब देखो ये जो डिस्कशन है ना ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब है ये जेनरिक, पर एमसीक्यू में आएगा तो मॉड्यूल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एमसीक्यू में आएगा तो किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, मॉड्यूल को। यहाँ दिए 5, कितने पॉइंट हो सकते हैं इसके, 25, 30, 35, जितने सोच लो हो जाएंगे। तो आपको ना हर एक चीज से उसका नॉलेज जो है वो गेन कर लेना है यहाँ पर। बाकी आपके लिए इसमें सोचने के लिए ओपन वर्ल्ड, कुछ भी सोच सकते हो, नया सोच सकते हो, जो बुक में नहीं है वो भी सोच सकते हो। ये क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलो तो बिजनेस अपने एनवायरनमेंट से किस तरीके से रिलेट होता है, क्या कल करें हम, यहां से अपन कल करेंगे। क्या डेट है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा ड्राई है ना, अपन एक काम करते हैं। अकाउंट्स में तुम्हारा कहां तक हो गया, क्या चल रहा है, हो गया। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ठीक है, नहीं तो मैं भी तुम्हारा अकाउंट्स कुछ कुछ चालू कर सकता हूँ ना, फिर कुछ चैप्टर्स मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है ना।